जय हिंद दोस्तों। कल की भांति आज भी हम क्लास 12 की बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है। यानी कल जो हम लोग डिस्कस किए थे सिलेबस के बारे में, किस प्रकार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगी नहीं आएगी, कितने नंबर के होंगे, क्या होंगे नहीं होंगे, इसकी विस्तृत जानकारी आपको कल प्रोवाइड कर दी गई थी। और आज हम उससे रिलेटेड क्लास 12 की बायोलॉजी के रिलेटेड आपको मेरे चैनल अल्टीमेट क्लासेस बाय एस अंसारी के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा क्लास 12 बायोलॉजी, इसके बारे में आपको बताई जाएगी। अब मैं इसके बारे में कल बता दिया था, हालांकि बहुत चीज़ें बताई गई थी कि पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में किस प्रकार के मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं नहीं होते हैं, इन सभी के बारे में कल बता दी गई थी। आज हम कुछ सिलेबस के बारे में बात करेंगे, यानी कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस से बात करने से पहले हम लोग एक जानकारी लेते हैं कि सिलेबस में जो है कुल मिला के 16 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं जिनको हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है। तो आज मैं पहला अध्याय शुरू करूँगा। पहला अध्याय की अगर बात करूं जिसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीवों में जनन। जीवों में जनन की अगर बात करें तो ये हमारा क्लास 12 की बायोलॉजी विषय के प्रथम अध्याय है। इस अध्याय में आपको पढ़ना है कि जीवों में जनन किस प्रकार होती है या जीवों में जनन होती क्यों है। तो आपसे बिहार बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवों में जनन अनिवार्य क्यों है। ये है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जीवों में जनन क्यों जरूरी होती है या क्यों आवश्यक होता है। तो हम इस अध्याय से पढ़ने से पहले बायोलॉजी का मेन मुख्य जो शाखा पढ़ी जाती है जिसको बोला जाता है सेल, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग को जरूरी है, ताकि आगे जब हम लोग इसका उपयोग करेंगे युग्मक, मादा युग्मक, नर युग्मक, कोशिका विभाजन, तो इसका जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो वहाँ ये कन्फ्यूजन न रह जाए कि कोशिका क्या होती है या कोशिका में विभाजन किस प्रकार होता है। तो इसके जानकारी थोड़ी सी रहनी आवश्यक है। इसलिए मानते हुए हमको ये चलना है कि इसके पहले आप लोग को कुछ जानकारी नहीं थी और आज से ही आप लोग कुछ जानकारी अगर लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग अध्याय शुरू करने से पहले इस कोशिका के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं भूल गए हैं तो उनका एक बार रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनको जानकारी हो जाएगी, जिससे आने वाले अध्याय में इसका उपयोग करने पर किसी को कोई तकलीफ परेशानी की झंझट न रह पाएगा। तो कोशिका की बात करें, ध्यान देंगे कोशिका का नॉर्मल एक हम लोग फिगर बना लेते हैं, ऐसे रियल में होता नहीं है, लेकिन एज ए सपोज मान लेते हैं कि ये कोशिका के क्या है फिगर बने हुए हैं। इस कोशिका में क्या क्या पाई जाती है एक बार आप लोग लिख लेंगे। कोशिका के मध्य में केंद्रक पाया जाता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, एन से सूचित किया गया है। इसी कोशिका के अंदर में बहुत सारे और भी कोशिकांग पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी के सभी कोशिकांग जो है आपको इस कोशिका के अंदर में पाए जाते हैं। तो इन सब की जानकारी हम लोग को लेना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये जो बातें बताए हैं कि ये लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब 11th का पोर्शन है। तो जब आप नीट वगैरह का तैयारी करेंगे तब इसकी बात विस्तृत जानकारी लें। हमको उतना इन्फॉर्मेशन लेना है जितने कि हमारा काम चल सके। तो अगर हम बात करें तो इस कोशिका की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में इसको क्या बोलता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ध्यान देंगे
अगर ये जंतु कोशिका हो तो जंतु कोशिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मनुष्य और नॉर्मल स्तनधारी मनुष्य, साथ ही साथ कोई भी जानवर जैसे हाथी, घोड़ा, ये सब क्या है? ये जंतु के अंतर्गत आते हैं। पादप एक अलग हो जाती है। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली, याद रखें कोशिका भित्ति होती है, लेकिन ये जो हम अभी शो कर रहा हूँ ये है जंतु कोशिका का। और जंतु कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और 9th में बताई जाएगी बातें, याद फिर 11th में बताई गई होगी कि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य परमेबल होती है, ताकि कोई भी कण आपस जा सके, वही जो अंदर में आवश्यक हो। हम इसके अंदर में उपलब्ध न्यूक्लियस की बात करेंगे। इस न्यूक्लियस यानी कि उसको हम लोग हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। इसी केंद्रक के पास वे सभी की सभी सूचनाएं होती हैं कि जो भी अगर संतति उत्पन्न होती है तो इसके पास जो लक्षण होगा उसी अनुसार वो संतति में भी लक्षण विद्यमान होगा, ताकि इस सभी इन्फॉर्मेशन इसके पास रहता है। और इसी केंद्रक में आप लोग अध्याय में ही पढ़ेंगे, इस अध्याय में नहीं, आने वाले अध्याय में, यानी कि 5वां अध्याय पढ़ेंगे, आनुवांशिक का सिद्धांत, आणविक सिद्धांत, ये सब पढ़ेंगे। तो उसमें आपको बताया जाएगा। इस केंद्रक में मौजूद रहता है, इस केंद्रक में जो मौजूद होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन के धागे, जो एक जालिका जैसी रचना होती है। क्रोमेटिन के धागे पाए जाते हैं और इसी क्रोमेटिन के धागे को सुसंगठित रूप से अगर हम बैठा देते हैं तो एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है, और इसी में उपलब्ध रहता है क्रोमेटिन के धागा। और इसी धागे को हम लोग खोलते हैं तो पाते हैं कि इसमें क्या पाई जाती है। इसको जब आप खोलेंगे ऐसे तो ये कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? डीएनए। जब डबल हेलिक्स होगा तो उसको डीएनए बोलेंगे, और सिंगल हेलिक्स यानी कि एक हेलिक्स को हम मिटा देते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे आरएनए। ध्यान रहेगा, डबल हेलिक्स रहेगा यानी कि द्विकुंडलित, हिंदी में बोलते हैं द्विकुंडलित अगर रहेगा तो उसको डीएनए बोलते हैं। और सिंगल हेलिक्स यानी कि सिंगल हेलिक्स यानी कि एक द्विक होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आरएनए। अब हम बात करते हैं, इसी डीएनए में उपलब्ध रहता है क्रोमोसोम की संख्या, जो ये है, ये क्या बना है? क्रोमोसोम बना है। क्रोमोसोम को हिंदी में बोला जाता है गुणसूत्र। ध्यान रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो पाए। अब हम थोड़ा सा कुछ इरेज करेंगे ताकि समझाने में कोई दिक्कत ना हो हमको। केंद्रक, जिनको लिखना होगा वो वीडियो पॉज कर लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, ये जो क्रोमोसोम है कहाँ पाए गए? इस केंद्रक में पाए गए। तो यही जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं मनुष्य में, उसकी संख्या कितनी होती है? संख्या 46 यानी कि 46 होती है। मनुष्य में अगर पूछे तो, मनुष्य की बात किया जाए तो मनुष्य के केंद्रक में कितने क्रोमोसोम की संख्या पाई जाएगी? 46। अगर यहाँ पे संख्या न पूछकर बोला जाए कि जोड़े के रूप में बताएंगे कितने जोड़ा गुणसूत्र पाई जाती है, तो आपको जवाब देना होगा 23। अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये मनुष्य की क्या हो गए, बना लेते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा, फिर डिवीजन बताएंगे। मनुष्य यानी कि मेल की एक सेल बना लेते हैं, ठीक है। अब होते क्या है, इस सेल में तो सब कुछ है, गुणसूत्र वगैरह सब आप समझ गए कि यहाँ मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ी सी बात, इस कोशिका का अगर विभाजन की बात किया जाए तो जब इसका विभाजन होता है तो ये 2 स्टेप में होता है, यानी 2 तरीका का होता है। एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा अगर हम बात करें तो एक होता है क्या, अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका का विभाजन 2 तरीके से होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग को जानकारी लेना था, क्योंकि जनन के दौरान अर्धसूत्री का ही विभाजन होता है।
बाकी सभी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन जब जनन करना होता है तो उस जनन कोशिकाएं जो होती हैं उसमें अर्धसूत्री का ही विभाजन होता है। इसका लाभ क्या है और हानि क्या है देख लेते हैं। तो पहले हम लोग यही समझेंगे कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन के स्वरूप यहाँ पे अगर हम ये है मेल या फीमेल कोई भी हो, मनुष्य हो, तो मनुष्य की क्रोमोसोम की संख्या कितना बताएं 46 होती है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये कोशिका जो है वो दो कोशिका का निर्माण करेगी। याद रखेंगे, एक कोशिका दो कोशिका के रूप में निर्माण करेगी। ध्यान ये रखना है कि जो समसूत्री विभाजन में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो दोनों में सेम होगी। कितनी होगी? सेम होगी, यानी कि 46 इसका होगा तो 46 इस कोशिका का भी होगा। ठीक है। और हम बात करें कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता क्या है कि अर्धसूत्री तो सबसे पहले 2 स्टेप में पूर्ति होती है। 2 स्टेप में अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, जिसमें क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 40। तो एक कोशिका थी जिसका क्रोमोसोम की संख्या 40 है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ जो कितने कोशिका का निर्माण करेगी? 2 कोशिका का निर्माण करेगी। और इसकी क्रोमोसोम की संख्या की आधी क्रोमोसोम की संख्या इन नए कोशिकाओं को हो जाती है। याद रहेगा? नहीं याद रखेगा तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे। जो कोशिका यहाँ पे है उस कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान ये 46 क्रोमोसोम की संख्या है और विभाजित होने के बाद इसकी संख्या आधी हो जाती है और बन जाती है कितनी? 23 की 2 कोशिका। अब इसमें दोनों में क्या होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। 2 ही स्टेप होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है जिसमें एक कोशिका से 2 नए कोशिका का निर्माण होता है और क्रोमोसोम की संख्या जो है वो इस कोशिका के समान ही होगी। सेम इसमें वही प्रोसेस होगा। तो इसमें भी 2 कोशिका बनेंगे और क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएंगे? समान ही रहेंगे। ध्यान रखें, बहुत से बच्चे को ये समझ में आया कि यहाँ समसूत्री विभाजन जो है एक ही बार में कंप्लीट हो गया और अर्धसूत्री विभाजन तो बोले लेकिन 2 स्टेप लिख रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन 2। तो ध्यान रखें बच्चे कि अर्धसूत्री विभाजन जो है ना, अर्धसूत्री विभाजन ये पूरा प्रोसेस अगर कंप्लीट करने में 2 स्टेप का लेता है। एक लेता है प्रथम स्टेप और दूसरा होता है द्वितीय। और अर्धसूत्री विभाजन ये प्रोसेस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हो जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन एक कोशिका में हुआ है। तब ये जो प्रथम है तो इसका क्या नाम दे देंगे? तो नाम क्या दे देंगे कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम इसका नाम दे देंगे। सेम इसका नाम दे देंगे अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो इस प्रकार इन दोनों स्टेप अगर कंप्लीट होता है तब जाकर के अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग कंप्लीट मानेंगे, एक विधि मानेंगे। ये दोनों के दोनों एक क्या है? अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक विधि है। जैसे अगर किसी घर को हम लोग बनाते हैं तो घर को बनाते के क्रम में नींव डालते हैं। नींव डालने के बाद उसमें लिंटर तक लगाते हैं। जब तक ढलैया कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम लोग क्या करते हैं कि घर मेरा तैयार नहीं हुआ है। अगर ढलैया जब हम लोग कर लेते हैं उसके बाद पेंटिंग वेंटिंग के काम जो है, इसमें सजाने वजाने का काम जो है वो हम लोग बाद में करते हैं। फिलहाल इतना तो जरूर करते हैं। तो नींव डालना और ढलैया करना तब जाकर के हमारा काम क्या होता है? कंप्लीट होता है। उसी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में होता है क्या है कि प्रथम स्टेज भी करना है और द्वितीय स्टेज। जो ही द्वितीय स्टेज हमारा कंप्लीट होगा समझ लेंगे कि हमारा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हुआ। अब इसी प्रथम स्टेज वाला जो है कि अगर कोई कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो एक कोशिका से 2 नए कोशिका का निर्माण होता है और अपने जनक के गुणसूत्र के आधे गुणसूत्र इन नए कोशिकाओं का हो जाता है। सेम चीज़ इसमें ध्यान देंगे, जब द्वितीय होता है तो ये गुणसूत्र समान रहता है, लेकिन एक कोशिका से कितनी कोशिका? 2 कोशिका बन जाती है। तो यानी कि यहाँ कोशिका एक थी और इसके बाद कंप्लीट हुआ तो कितनी कोशिकाएं हो गई? 4 कोशिकाएं हो गई ना जी। टोटल कितनी हो गई? 4। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि अगर एक कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 4 नए कोशिका का
निर्माण करेगी। लेकिन इसमें ध्यान देंगे कि अगर एक कोशिका है और उसमें समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से 2 नए कोशिका का निर्माण होती है। ध्यान है, जिस कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है उस कोशिका को बोला जाता है मातृ कोशिका। क्या बोला जाता है? मातृ कोशिका। और हिंदी में बोला जाता है मातृ कोशिका और इंग्लिश में बोला जाता है मदर सेल। सेम याद देंगे, मातृ कोशिका ये क्या हो गए? जनक हो गए, या इसको हम लोग जनक भी बोलेंगे। और इस जनक के दौरान जो नए कोशिका का निर्माण हुआ है यानी उत्पत्ति होती है, उस कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर सेल, डॉटर सेल। और हिंदी में इसको बोलते हैं पुत्री कोशिका। याद रखेंगे। इन सब शब्दों का प्रयोग हम लोग आगे करने वाले हैं, इसलिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरे लिए आवश्यक बन चुका था। इसलिए हम ये सोचे कि 10-15 मिनट का वीडियो बना करके इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दें, ताकि कोई जो पीछे वीडियो नहीं पढ़ा है, या वीडियो नहीं, जो पीछे नहीं पढ़ा है, कोई भी क्लास कहीं ज्वाइन नहीं किया है या पढ़ा भी है तो भूल गया है, तो उसका एक बार रिकॉल हो जाए। रिकॉल का मतलब रिवीजन हो जाए और इन सारी बातों को ध्यान में आ जाए। तब हम लोग पढ़ेंगे जनन के बारे में कि जनन किस प्रकार का होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, जनन से क्या होता है, हमारे जीवन प्रयत्न के लिए क्या बनेंगे नहीं बनेंगे। इसी विषय पे हम लोग कल से वीडियो फिर डेली जिस प्रकार आ रहा है डेली, उसी प्रकार कल से भी वीडियो भी आना शुरू रहेगा। यानी कहीं भी आप लोग को जाना नहीं है। 4 महीना सिर्फ मेहनत कीजिए और मेरा साथ दीजिए। आप लोग का हम निश्चित रूप से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे और आप लोग जितना हम कर रहे हैं उतना कीजिए और निश्चित रूप से उतना रिजल्ट पाइए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ढेर सारे शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम भी आगे बढ़ें और आप भी आगे बढ़ें।